नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज बॉर्डर लाइन की होगी। जिक्र अभी तक भूटान का हो रहा था, लेकिन जिक्र आज पीओके का होगा। जिक्र से पहले चीन को लेकर हो रहा था, आज भी जिक्र चीन को लेकर ही होगा। उधर भूटान, उससे पहले तिब्बत और अब पीओके की दिशा में बढ़ते कदम। इसके मतलब और मायने क्या हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। इस वक्त हम हैं लद्दाख के न्योमा शहर में। भारत और चीन के सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ये वो आखिरी शहर है जिसके बाद भारत और चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप किसी से भी बात करें तो उनका यही कहना है, हर साल उनको आदत हो गई है कि चीन कुछ कोशिश करेगा भारत को चुनौती देने की। या तो वो आकर के किसी दीवार को गिराने की कोशिश करेंगे, या भारत की तरफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसे रोक देंगे। पर अभी जो उन्होंने लद्दाख के बारे में कहा है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या अब चीन और कड़ी चुनौती देने के मूड में है? इस वक्त हम चमोली जिले के आखिरी गांव माणा में मौजूद हैं, जो तिब्बत से लगने वाला इलाका है। यहां पर चीन सरहद पर जो तनातनी इस वक्त चल रही है, उसको लेकर लोगों में 1962 की यादें जरूर हैं, क्योंकि 1962 में चीन इस सीमा में भी चीन ने घुसपैठ की थी। लेकिन अभी बड़ी संख्या में यहाँ से जो आगे 40-50 किलोमीटर का सरहद का इलाका है, तिब्बत का जो इलाका है, वहां पर आईटीबीपी की मौजूदगी है, सेना की यहाँ पर मौजूदगी है। लोगों को किसी तरह का डर यहाँ पर नहीं है चीन को लेकर। सिक्किम में मौजूद हूं मैं और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह। ये वो इलाका है जहां से अलग अलग देशों की सीमाएं तो लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा तनाव जो खड़ा हुआ है वो ट्राई जंक्शन के इलाके में। यहां से बस चंद किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी तरीके से वहां पर जो आम लोग हैं उनके जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो लद्दाख से लेकर सिक्किम तक में चीनी सेना की हरकत बता रही है, सब कुछ सामान्य नहीं है। और चीन एक तरफ तिब्बत से सटी सीमा पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर भारतीय क्षेत्र में ही पाकिस्तान के जरिए घुसना भी चाह रहा है। और चीनी क्षेत्र कशगर से लेकर बलूचिस्तान के गवादर तक जिस तरह सिल्क रूट की परिकल्पना चीन ने की है, वो पहली बार इसके भी संकेत दे रही है कि पाकिस्तान की समूची इकोनॉमी ही चीन पर न सिर्फ टिक जाएगी, बल्कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी के तर्ज पर हो जाएगा। क्योंकि चाइना पाकिस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हालात को अगर परखें तो गिलगित बल्तिस्तान में मोकपोंडास SIZ बन रहा है, खैबर पख्तूनवा में मोहम्मद मार्बल सिटी, पीओके में भिम्बर इंडस्ट्रियल जोन, पंजाब के शेखपुरा में पंजाब चीन इकोनॉमिक जोन, सिंध के धाबेजी में चीन SIZ, खैबर पख्तूनवा के नौशेरा में रसाकाई इकोनॉमिक जोन। और चीन के कशगर से गवादर तक के बीच में पाकिस्तान के लिए 9 पावर प्रोजेक्ट को भी चीन तैयार कर रहा है। सिलसिलेवार तरीके से समझें तो पीओके के कोहाला और कोराट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्टेशन बना रहा है। वहीं बहावलपुर, गवादर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा और कराची में पावर प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल सिर्फ चीन के पीओके समेत पाकिस्तान में बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भर का नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चीन पर टिकेगी तो फिर भारत के लिए 3 खतरे बहुत साफ हैं। पहला, पीओके में चीन की मौजूदगी, यानी भारतीय दावे की जमीन पर चीन की मौजूदगी। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए पीओके में चीनी सेना की मौजूदगी। और तीसरा, सार्क में पाकिस्तान के जरिए चीनी हित का खेल शुरू। लेकिन खतरे की घंटी तो इससे आगे की भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद का जो खेल भारत के खिलाफ लगातार हो रहा है, और चीन लश्कर से लेकर जैश तक को यूनाइटेड नेशन तक में क्लीन चिट दिए हुए है, तो अगला सवाल यह भी होगा, जिस तरह चीन साउथ चाइना सी से लेकर भूटान और पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए तैयार है, क्या ये हालात साउथ ईस्ट एशिया के भूगोल को ही तो नहीं बदल देंगे? लगता ऐसा है, युद्ध हुआ तो भूगोल तो बदल जाएगा, और नक्शे पर जो अलग अलग स्थितियां नजर आ रही है, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में, वहां हालात बदल जाएंगे। लेकिन जिक्र पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान क्या चीन का नया उपनिवेश, न्यू कॉलोनी है? मौजूदा वक्त में दुनिया के नक्शे पर चाहे भारत, पाकिस्तान और चीन त्रिकोण की तरह नजर आए, लेकिन आने वाले वक्त में भारत और बीजिंग के बीच ही सीधी लकीर बचेगी। क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन के नाम पर जो लकीर पाकिस्तान के लिए खींच रहा है, वो अगर अमल में आ गया
तो 2047 तक पाकिस्तान का रंग भी लाल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान दिखाने के लिए हरा रंग जरूर होगा, लेकिन उसकी समूची अर्थव्यवस्था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर ही चलेगी। ये सब कुछ कैसे बदलेगा आने वाले 20 वर्षों में, इसे पहली नजर में इससे भी समझा जा सकता है कि 10 बरस में पाकिस्तान के साथ चीनी कारोबार 4 अरब डॉलर से बढ़कर 14 अरब डॉलर का हो चुका है। पाकिस्तान में कुल विदेशी निवेश का 40% चीन का ही है। पाकिस्तान 6,500 एकड़ जमीन चीनी कंपनियों को पट्टे पर दे रहा है। पावर प्रोजेक्ट के साथ खेती, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा उद्योग चीनी तरीके से चीन चलाएगा और पाकिस्तान के खनिज संसाधनों का खुला उपयोग चीन बिना रोक टोक कर पाएगा। ये गिवन बात है कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बनने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो उनके हुक्मरान हैं वो अभी तो उनको एक वो सुनहरा सपना दिखा रहे हैं लोगों को कि इससे बड़ी बरकत होगी और बड़ी तरक्की होगी और वो सब कुछ, लेकिन उस तरक्की की क्या कीमत देनी पड़ेगी वो किसी को अभी तक बताई नहीं गई। कुछ लोग जो उसके बारे में सवाल उठाते हैं पाकिस्तान में उनको एक लिहाज से चुप करवा दिया जाता है। तो ये सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं होंगी। यानी चाहे अनचाहे पाकिस्तान की विदेश नीति को भी चीन अपने मुताबिक प्रभावित करने की स्थिति में इसलिए आ जाएगा क्योंकि बाजार इकोनॉमी की नई लड़ाई लड़ने के लिए चीन पाकिस्तान को ढाल बना रहा है और पाकिस्तान चीन पर निर्भर होने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सवाल भारत का है, अब वो किस नजरिए से पाकिस्तान और चीन की इस नई दोस्ती को परखे। अपना हित में काम कर रहा है, आप भी अपने हित में काम करिए। मैं नहीं जानता हूँ क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अभी तक 27 तारीख को मीटिंग है कंसल्टेटिव कमेटी में, पूछ के पता करूँगा, परंतु अभी मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि हमारी सरकार की रुख क्या है। यकीनन सीमा हमारी है, तय हमें करना है, किसके भरोसे कहां रहा जाए। इस बात का जिक्र आज इसलिए क्योंकि याद कीजिए परसों ही हमने एक रिपोर्ट दिखलाई थी। हमने क्या, मीडिया के हर तबके ने दिखाई थी और देश में यह सुर्खियों में था कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि सेफ हेवन शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया गया टेररिस्टों के मद्देनजर। तो देखिए जरा इस रिपोर्ट को और समझने की कोशिश कीजिए अमेरिका के सेफ हेवन का मतलब होता क्या है। स्क्रीन पर अमेरिका की 2016 की यह वही सालाना रिपोर्ट है जो 3 दिन पहले आई, जिसके जरिए समूचे देश में माना गया, पहली बार अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान आतंकवादियों का शानदार पनाहगाह है, यानी सेफ हेवन है। और अब पाकिस्तान आतंकवाद के कटघरे में है और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। तो सवाल 2 है, पहला, क्या वाकई अमेरिका का रुख पाकिस्तान को लेकर खड़ा है, और दूसरा, या फिर आतंकवादियों का पनाहगाह पाकिस्तान यानी सेफ हेवन अमेरिका के लिए जुमला भर है। जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब आपके स्क्रीन पर अमेरिका की वो तमाम पुरानी रिपोर्ट एक एक कर आ रही है जिसमें अमेरिका ने हर बार पाकिस्तान को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करते हुए पाकिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बताया। मसलन एक एक करके देखिए, यह 2016 की रिपोर्ट है, इसमें इस लकीर को पढ़ लीजिए, पाकिस्तान आतंकवादियों का सेफ हेवन है। यह 2015 की रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा गया है आतंकवादियों का सेफ हेवन पाकिस्तान है। यह 2014 की रिपोर्ट है, इसमें इस लकीर को पढ़ लीजिए जिसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बताया गया है। और यह 2013 की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बताया गया है। तो फिर नया क्या है? क्योंकि हर रिपोर्ट में हक्कानी गुट से लेकर लश्कर तक का जिक्र भी है। इतना ही नहीं, अगला सवाल यह भी, अगर पाकिस्तान को अमेरिका लगातार आतंकवादियों का सेफ हेवन बताने से नहीं चूक रहा, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद किस बात के लिए देता है? क्योंकि एक तरफ 2017 में यानी ट्रंप के दौर में आई अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बताया गया, तो दूसरी तरफ ट्रंप सरकार पाकिस्तान को इस बरस 1 अरब 54 करोड़ डॉलर की मदद भी देगी, जो फिलहाल प्रोजेक्टेड है, यानी बढ़ भी सकता है। लेकिन इससे पहले जिन वर्षों में पाकिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हेवन बताया गया, उस बरस भी अमेरिकी मदद रुकी नहीं। मसलन 2016 में 1 अरब 42 करोड़ डॉलर की मदद दी गई, 2015 में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की मदद दी गई, 2014 में 2 अरब
18 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद दी गई। 2013 में 2 अरब 63 करोड़ डॉलर की मदद दी गई। 2012 में 2 अरब 61 करोड़ डॉलर की मदद दी गई। 2011 में 3 अरब 59 करोड़ डॉलर की मदद दी गई। यानी पाकिस्तान आतंकवादियों का सेफ हेवन है। जिस दौर में अमेरिका अपनी सालाना रिपोर्ट में यह कहता रहा, उसी दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को 14 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद भी दे दी। और यह भी जानना जरूरी है कि यह मदद अफगानिस्तान में आतंकवादियों से पाकिस्तान को लड़ने के लिए नहीं दी जा रही थी, यह उससे हटकर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बनने के बाद से अमेरिकी मदद पाकिस्तान को क्यों दी जाती रही है, यह भी सवाल है। क्योंकि अमेरिका कहीं आंकड़ों के लिहाज से समझे तो 1951 से मदद का सिलसिला लगातार जारी है। 1951 से 2011 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को 67 बिलियन डॉलर आर्थिक मदद के तौर पर दिए हैं। तो इन हालातों के बीच पाकिस्तान आतंकवादियों का सेफ हेवन है। अमेरिका के इस कथन मात्र से खुश जरूर हुआ जा सकता है, लेकिन खुश होने का मतलब कुछ निकलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या सवाल करने का वक्त नहीं आ गया कि अमेरिका से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित क्यों नहीं करता? क्योंकि अमेरिका की नीति है, जिसे टेरर स्टेट घोषित करता है उसे एक पैसे की मदद भी नहीं देता और उस पर प्रतिबंध अलग से लगाता है। तो पाकिस्तान उस कटघरे में नहीं है। तो बॉर्डर लाइन की स्थिति ये है। बहरहाल अब लौटिए देश के भीतर और याद कीजिए, 3 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि गुलाबी शहर जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। किस तरीके से वहां पर साज सेवा चाक चौबंद की जा रही है, किस तरीके से 5 सितारा होटल सर्किट हाउस को बनाया जा रहा है। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष सादगी के साथ पार्टी दफ्तर में रुके। जो हंगामा होना था वो रुकवा दिया गया, वो नहीं हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट दूसरे मायने में महत्वपूर्ण है। जिस बात का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष ने गुलाबी नगरी जयपुर में पहुंचकर किया, शरद कुमार ने एक तरफ भाषण, दूसरी तरफ जयपुर के सच को भी दिखा दिया। जयपुर में रहने वाले लोगों को कि शौचालय क्या चीज होती है, क्यों भाई अमित भाई ऐसी सारी बातें कर रहे हैं। मित्रों, मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश देखा है, उड़ीसा देखा है, बिहार का इस गरीब हिस्सा देखा है, जब एक 16 साल की बच्ची गांव के बीच में से जाकर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब ये कह रहे थे कि जयपुर के लोग खुले में शौच का दर्द समझ नहीं सकते, इसके लिए उन्हें पूर्वी यूपी या उड़ीसा जाना होगा, उसी वक्त जयपुर में सिर्फ इस भाषण वाली जगह से 300 से 500 मीटर की दूरी पर प्रदेश का सबसे बड़ा खुले में शौच का शौचालय चल रहा था। जी, यह है जयपुर का मशहूर अमरूदों का बाग। प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े नेताओं की जितनी भी रैलियां जयपुर में हुई हैं या होती हैं, सब इसी अमरूदों के बाग में ही होती है। लेकिन रोजाना यहाँ 10,000 महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब खुले में शौच के लिए बैठते हैं। 24 घंटे यहाँ इसी तरह लोगों के हाथों में बोतल लेकर कतारें लगी रहती है। जबकि हालात ये हैं कि यह जगह विधानसभा से महज 50 मीटर, शहीद स्मारक से महज 5 मीटर और जहां पूरी सरकार बैठती है उस सचिवालय से सिर्फ 300 मीटर, मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ 400 मीटर और मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। वित्त, बिजली और हाउसिंग समेत राजस्थान हाईकोर्ट तो बिल्कुल पास में ही है। वीवीआईपीओं की दिन भर आवाजाही भी यहाँ पर रहती है। अमरूदों के बाग में हजारों वाहन रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी और मंत्री को कभी फर्क ही नहीं पड़ा। लोगों का कहना है हमारे पास ना तो जगह है, ना ही शौचालय बनाने के पैसे हैं। ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? महिलाओं का कहना है बहू बेटियां पुरुषों के साथ बैठकर शौच करती हैं, बहुत शर्म आती है, मगर क्या करें। जब आते हैं फोटो लेके चल जाते हैं, बहू बेटी एक तरफ आदमी करते हैं, एक तरफ बहू बेटी करती है लेटरिन। कोई भी परेशानी होती है, शर्म के मारे नीचे गुद्दी करनी पड़ती है, क्या करें। खुले में शौच कौन करना चाहता है? जब गटर हो जाएगा तो कौन खुले में शौच करेगा? हमारे को मजा तो रहता है लेडीज वगैरह को देखने का, करने का। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। लोगों का कटने का जगह नहीं है तो कहाँ जाए। 30-35 साल से ही चल रहा है मामला। अब यहाँ क्या, अब गरीब लोग रहते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ जैसे एक झूंपड़ी है तो अब वो रहे हैं कि लेटरिन बाथरूम बनाए यहाँ, इसलिए खुले में जाते हैं शौच के लिए। तो जाहिर है इन बातों को सुनकर ना तो पूर्वी यूपी जाने की जरूरत है और ना ही उड़ीसा। और इन सब के बीच दोबारा सुनिए, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 106 योजनाएं शुरू की हैं।
मैं कुछ को तेजी तेजी से बोल रहा हूं और आप ताली बजाइए। इसमें स्वच्छता अभियान का भी नाम गिनाया गया। समय नहीं है मेरे पास, मगर मुझे बताना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि मेरा दायित्व है। मैं जोर से बड़े आवाज से पढ़ता हूँ, आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं तो ताली बजा कर रोक देना उसको, ठीक है? पढ़ू जोर से, मैं पढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन अमरूदों के बाग का ये खुला शौचालय बता रहा है कि योजनाओं के लिए बजने वाली ताली और हकीकत की दूरी है कितनी ज्यादा, ये बेहद कम। ये हालात दिखा रहा है कि जिस तरह से इश्तिहार निकाले जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में इस पर जोर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम होता कहीं दिख नहीं रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मुश्किल तो है, कौन सी बॉर्डर लाइन यहां पर खींची जाए। चलिए एक दूसरी लाइन खींचते हैं। कहा गया रेलवे को बदल देंगे, कहा गया बुलेट ट्रेन आ जाएगी, कहा गया भोजन बेहतरीन होगा, तो सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी गई। देखिए निकला क्या। पुरानी कहावत है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, लेकिन भारतीय रेल में दाल रोटी खाई तो आप प्रभु के गुण कभी गा नहीं पाएंगे, क्योंकि संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया गया है रेल का खाना खराब हो चुका है, एक्सपायरी है, बर्बाद है। पता नहीं क्या क्या तंज कसे गए हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रहे खाद्य पदार्थ घटिया क्वालिटी के हैं, उनकी एक्सपायरी हो चुकी है। पीने का पानी भी मानक पर नहीं टिकता, एक्सपायर्ड फ्लेवर्ड मिल्क बिकता है। 11 जोन के 21 रेलवे स्टेशन में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। लगभग 22 ट्रेनों में चाय, कॉफी और सूप के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल होता है। और इस रिपोर्ट में सीएजी टीम ने रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया, अपना दौरा किया, और उन सब का जिक्र जिस तरीके से किया है वह भी चौंकाने वाला नहीं, बल्कि शर्म ला देने वाला है। दुरंतो एक्सप्रेस में तो खाने में चूहे और कॉकरोच तक घूमते नजर आए। आनंद विहार स्टेशन से छूटने वाली एक ट्रेन में मुसाफिर ने ऑर्डर तो दिया कटलेट का, लेकिन रेलवे ने मुफ्त में लोहे की कीलें भी भेंट कर दी। रेलवे का जायका इससे भी ज्यादा कड़वा है। सीएजी ने अपने दौरों में पाया एक स्टेशन पर अनबिके और खराब हो चले पराठे फिर से मुसाफिरों की सेवा में हाजिर कर दिए गए। रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग स्टाफ के लिए दस्ताने और कैप पहनना किसी पाप से कम नहीं। सीएजी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया, खाने के ठेकेदार खाने की क्वालिटी और साफ सफाई से समझौता कर लेते हैं। दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ रेलवे कोई कार्रवाई नहीं करता। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है, ठेके बांटने के दौरान भी घोटाला किया गया है। हमने अपने जो भी केटरिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कड़े आदेश दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ओवरचार्जिंग या पुअर या बैड क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कंप्लेंट आई और वो साबित हुई कि सही है, तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।